नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबरों का रुख करेंगे। इसमें पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। सीएम योगी ने संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी बताया है। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर लगाई याचिका पर सुनवाई हुई, वहीं लेकिन केजरीवाल को राहत नहीं पहुंची है। वहीं तीसरी खबर बिहार से है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर के बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चौथी खबर एमपी के ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताते हुए जमकर घेरा है। और पांचवी और आखिरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां तीसरे चरण के चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। यहां बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता नामांकन जमा करा रहे हैं। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में संकल्प पत्र पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मोदी की गारंटी के बारे में बताते हुए उन्होंने बीजेपी के 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा दिया है। सीएम योगी ने 80 बनेगा आधार, एनडीए 400 पार का भी नारा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र नए और विकसित भारत का आधार बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें इस दौरान कही है और कहा कि गांव, गरीब, किसान और महिलाओं पर फोकस किया गया। बिजली बिल जीरो करने पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दृष्टि दोष है, दोनों को बीजेपी के विरोध का मानसिक रोग हो गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल को गिनाया है। तमाम जो मोदी की गारंटी में बातें कही है उसको भी गिनाया गया। लेकिन विपक्षी दलों की अगर हम बात करें तो लगातार देखा जा रहा है कि कई जो विपक्षी दल है वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और प्रवास को लेकर के लगातार विपक्षी दल हमला करते रहे और अब ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम की। देखिए, अगर में क्योंकि चुनाव का माहौल है, 2024 का चुनाव है, तो विपक्षियों का काम तो है ही एक दूसरे पर आरोप लगाना। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि बीजेपी की घोषणा पत्र पर सभी पार्टियों की नजर थी, विपक्षियों की भी नजर थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने या बीजेपी कार्यालय लखनऊ में उन्होंने सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक नया नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि 80 बनेगा आधार, एनडीए 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि देश को मोदी की गारंटी का विश्वास है। संविधान शिल्पी बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी के चरण कमलों को संकल्प पत्र जारी किया और इसको 4 पंक्तियां देश के 4 सामाजिक स्तंभों का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक दल मात्र नहीं, बल्कि ये भारत के विजन को मिशन मानकर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 140 करोड़ जनता की आकांक्षा बन चुकी है। और आज देश का जो एम्बिशन है वो पीएम मोदी का विजन बन चुका है और हमारे लिए वही मिशन इस देश को मोदी की गारंटी का विश्वास दिलाता है। और उन्होंने ये भी कहा है, संकल्प पत्र का जो मेन आधार वो ये है कि राशन, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, कई तमाम ऐसे गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने के लिए उन्होंने एक इसका दायरा बढ़ाया। जैसे कि अभी मुफ्त राशन दिया जा रहा था, जिसको 5 साल के लिए देखिए बढ़ा दिया गया है। वहीं संकल्प पत्र में नेशन फर्स्ट के भाव के साथ विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी उन्होंने दोहराया है। और उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के अमृत काल का ये पहला चुनाव है जिसमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है और देश की अस्मिता, सुरक्षा, आस्था, अर्थव्यवस्था को मोदी की गारंटी ही इसका संकल्प आधार है। जी गरिमा। ठीक है वंदना जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है। शराब नीति घोटाले में 29 अप्रैल को न्यायालय ने अगली सुनवाई रखी। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही थी। सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल को खत्म हो रही थी। 15 दिन से शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे। 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया था।
इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, सुप्रीम कोर्ट से आज बहुत बड़ी उम्मीद थी अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को, लेकिन उन्हें राहत नहीं पहुंची और ईडी को नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में आने वाले समय में जिस तरह से लोकसभा चुनाव की बात की जा रही है, विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार प्रसार न किया जा सके और केंद्र की जो बीजेपी सरकार है वो केजरीवाल से डर रही है, इसीलिए लगातार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं। आने वाले वक्त में क्या कुछ हालात, क्या कुछ तस्वीरें दिल्ली की बदलती हुई नजर आएंगी? जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दूं कि आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ये था कि उनको आज राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से उनको इनकार कर दिया और इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। और पहले ईडी को समय दिया गया है कि ईडी 24 अप्रैल तक अपना जवाब रखे और ईडी के जवाब के बाद जो अरविंद केजरीवाल है वो भी अपना जो जवाब है वो रख सकते हैं और उसके बाद 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। ऐसे में जो अब दिल्ली की सियासत है वो भी बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। लगातार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि चुनाव प्रचार प्रसार न करने दिया जाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है। और वहीं बीजेपी ये कह रही है कि जैसा उन्होंने किया है वो वैसे भोग रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर पूरे सिनेरियो की गरिमा, तो अब दिल्ली की राजनीति जो है वो अब काफी हद तक गरमाई हुई है और ज्यादातर जो दिल्ली की जनता है वो अब अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आ रही है। हालांकि कंपटीशन बना हुआ है दिल्ली में, एक बहुत बड़ी टक्कर देखने को इस बार जरूर मिलेगी। बहुत दिलचस्प इस बार का चुनाव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है, खासकर की युवा महिलाओं की जिस तरीके से हम बात करते हैं, वो अपना वोट इस बार केजरीवाल के हक में रखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री के साथ गलत हुआ है। और जिस तरीके से महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया गया है, बिजली 200 यूनिट फ्री मिल रही है, पानी की समस्या हो, जिस भी तरीके की मोहल्ला क्लिनिक, तो उससे जो दिल्ली की जनता है वो काफी प्रभावित है केजरीवाल सरकार से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गरिमा अब ऐसा लग रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसका फायदा केजरीवाल को पहुंचेगा, जहां तक उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। अच्छा तनु, दिल्ली में हम देखते हैं कि दिल्ली की जो जनता है उसने एक सिनेरियो ही बना रखा है कि विधानसभा में केजरीवाल सरकार और केंद्र में मोदी सरकार। ऐसे में इस बार जो तस्वीरें हैं वो हम देख रहे हैं कि काफी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा में जिस तरह से इंडिया अलायंस ने यहाँ पर सीट शेयर किया है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी का जो प्रचार प्रसार का जो दौर है वो काफी ज्यादा बेहतर हम नहीं देख रहे, क्योंकि केजरीवाल जो समन्वयक है वो जेल में है और लगातार उनकी मुश्किलें भी बढ़ रही हैं लोकसभा चुनाव में। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बार हम इसे भी इस तौर पर देखें कि इमोशनल कार्ड भी आम आदमी पार्टी लगातार खेलती हुई नजर आ रही है। उनकी पत्नी बार बार मीडिया के सामने आती है, तमाम बातें कहती है, हालांकि जो बीजेपी है वो ये बात कहती है कि ये असंवैधानिक तरीके से जो सुनीता केजरीवाल है वो आ रही है, उनके पास में कोई पद नहीं है। ऐसे में कितना असर अगर इमोशनल कार्ड के तौर पर देखें तो दिल्ली की जनता देख सकती है, और आने वाले स्थिति में जो हम देखें लोकसभा चुनाव में तो कितनी तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से हम पिछले दिनों की अगर बात करें तो लगातार जो है केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक्टिव दिखाई दी। लगातार उन्होंने पीसी करी और उसमें उन्होंने उस बातों का जिक्र किया जो केजरीवाल ने उनके द्वारा जनता तक पहुंचाने की उन्होंने बात करी चिट्ठी के द्वारा। वहीं मनीष सिसोदिया द्वारा भी एक चिट्ठी पेश की गई और अब संजय सिंह का बाहर आना, और जिस तरीके से इस बार जो आम आदमी पार्टी है उनके बैनर दिल्ली में देखने को मिलते हैं। उन्होंने एक अभियान लॉन्च किया कि जेल का जवाब वोट से। तो ऐसे में हम देखते आए हैं कि इतना आसान नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव जीतना। हालांकि विधानसभा का जो सिनेरियो हम देखते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसे में इस बार गरिमा इतना आसान भी रहा नहीं होगी, लेकिन इमोशनल कार्ड की जिस तरीके से आपने बात कही, जिक्र किया, वो बिल्कुल यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो खेल रही है। और कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी को दिख रहा है कि उनके जो मुख्य जो चेहरा है वो जेल के अंदर है, ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती है। इसीलिए अब यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, इमोशनल बातें की जा रही है, जिससे कि जो जनता है दिल्ली की काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस नजर आ रही है। हालांकि 4 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा जब नतीजे आएंगे कि किसका परचम लहराएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए गरिमा पूरे सिनेरियो को देखते हुए तो 50-50 रेशो यहाँ पर बना हुआ है कि जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले इस बार देखने को मिलेगा। तनु, अब पानी पर भी सियासत हम देख रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं है, और एलजी को भी आतिशी ने पत्र लिखा है, यानी साफ तौर पर बार बार दिखाने की
स्थितियां बताने की जो तस्वीरें हैं वो जनता के सामने पेश करने की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से अभी पानी की बात की जाए, और ये पहला मामला नहीं है, हमने दिल्ली में पहले भी पानी की सियासत देखी है। और अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और एसडी के जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे नहीं है दिल्ली के अंदर। तो ऐसे में इस जो अभी आतिशी ने पत्र जारी किया है पानी की समस्याओं को लेकर और सीईओ को जो उन्होंने निलंबन की बात कही है, तो ऐसे में यहाँ पर ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो जेल से संदेश भेजते हैं कि दिल्ली की जनता को परेशानी ना हो, पानी की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, बिजली की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। तो ऐसे में ये जो बार बार आतिशी की तरफ से ये जो बात उठाई जाती है, तो उससे ये जो पूरा सिनेरियो है ये कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ दिखाई देता है और जनता का जो मन है उनको टटोलने की कोशिश की जाती है, थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट करने की यहाँ पर पूरी गरिमा कोशिश की जाती है। तो अब जो आम आदमी पार्टी तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट से आज केजरीवाल को राहत नहीं पहुंची है और ईडी को जवाब भी ईडी से 24 अप्रैल तक मांगा गया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर ईडी और सीबीआई का गलत उपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, धन बल है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो बीजेपी की 100 सीटें आना भी मुश्किल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से बीजेपी उम्मीदवार विष्णु ने दावा किया कि कांग्रेस हमेशा से भारत विरोधी रही है। नेहरू ने उत्तरी अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा रहे कोको द्वीप समूह को म्यांमार को गिफ्ट दे दिया था। ये अब चीन के नियंत्रण में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देते हुए 7 मुद्दों का जिक्र किया है और कहा है कि बीजेपी इन मुद्दों को छोड़कर चुनाव लड़कर दिखाए। तेजस्वी ने जिन 7 मुद्दों का जिक्र किया उनमें मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, गोदी मीडिया, सीबीआई, ईडी, आईटी, इलेक्शन कमीशन जैसे अन्य संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, ईवीएम, धनबल की बातें गई है। इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र और भी इस दौरान तेजस्वी यादव ने किया है। इसी खबर पर पटना से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार धर्मेंद्र, माना जाता है कि बिहार की जो सियासत है वो देश की सियासत से काफी हट करके रहती है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, उन्होंने लगातार जिस तरह से हम इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो ये बात लगातार इंडिया अलायंस कहती रहती है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, और अब इन सबके बीच तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी गरिमा, सबसे बड़ी बात मैं महत्वपूर्ण समझा दूं कि जिस तरह से तारीख की नजदीक आना, चुनाव का तारीख नजदीक आना और पारा अचानक बढ़ना, जुबानी जंग होना, ये आम बात नहीं है। यहाँ की जनता सब जान रही है, क्योंकि तेजस्वी ने जिस प्रकार से आरोप लगाया है कि ईडी, सीबीआई करके जो है डराया धमकाया जाता है, उसके बाद जो है हम लोग को प्रताड़ित की जाती है। अगर सही ढंग से ये सिस्टम चले तो इस तरह से नहीं होगी। बावजूद भी वो लोग यानी एनडीए वाले जो भी हैं, सारे हम इनको INDI गठबंधन पर, इंडिया गठबंधन पर जो भी होता है सब पर वो सफेद करता है। और सबसे बड़ा वही सीबीआई का एक हथकंडा है, ईडी का हथकंडा है जो कुछ दुरुपयोग करता है। जबकि वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि ये लोग भ्रष्टाचारी है। तमाम INDI के तमाम को छोड़कर ही आरोप लगा हुआ है। ठीक है धर्मेंद्र, यहाँ तक कि बिहार के मामले में देखा जाए, ठीक है धर्मेंद्र जी, बिहार के बदलते सियासत पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है, तमाम बातें इस दौरान कही है और कहा है कि बीजेपी के पास ईडी, सीबीआई, आईटी और धनबल है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार के अनेकों कांड करने वाली पार्टी बताई है। सिंधिया ने कांग्रेस के खाते फ्रीज कराने के आरोप पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि जब कोई जनमत खो देता है तब कोई ईवीएम मशीन पर प्रश्न करता है, कोई खातों की बात करता है। कांग्रेस को साफ स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री के संकल्प में उनकी अद्वितीय विचारधारा में 140 करोड़ जन आज उनसे जुड़ चुका है, इसीलिए अब कांग्रेस कार्य ढूंढ रही है। वास्तविकता तो यह है कि उनके कार्यकाल में कितने कांड हुए, कितना भ्रष्टाचार हुआ, अब वो सब कांग्रेस को दोबारा याद करने का वक्त आ चुका है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुक्ता जी, देखिए लगातार जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर है लोकसभा चुनाव में हम देख रहे हैं। ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि 140 करोड़ की जो जनता है वो अब बीजेपी के पक्ष में, और जो तस्वीरें हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी 4 जून को।
जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं, इस तरह के प्रहार देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से लगातार, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, इनके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार कांग्रेस पे प्रहार कर रहे हैं, राहुल गांधी पे अटैक कर रहे हैं, उन लोगों की जो कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है उस पर अटैक कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, इन सारे मुद्दों पे अटैक हो रही है। और जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें हम, जो इनका अभी बयान जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वहां पे तमाम जो भ्रष्टाचार होते रहे हैं, उसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी लगातार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कार्यशैली पे सवाल उठाते हैं, तो उसका औचित्य नहीं है। उनका यह मानना है, चूंकि सिंधिया कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, तो जब वो इस तरह के स्टेटमेंट या उनके इस तरह के बयान आते हैं तो वो गंभीर होते हैं, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में रहे हैं और अब वो बीजेपी में हैं, तो वो कांग्रेस की वर्किंग से वाकिफ हैं। और उनका अगर ये इस तरह का जी ठीक है मुक्ता जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है। कांग्रेस कार्यकाल में कितने कांड हुए, कितने भ्रष्टाचार हुए, इसका जिक्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग के बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री और रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने नॉमिनेशन भर दिया है। बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बीजेपी कार्यालय एकात्मक परिसर में नामांकन रैली के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। रायपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी नामांकन रैली में बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव, सांसद सुनील सोनी समेत कई बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस रैली में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी जयदास मानिकपुरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयदास, लगातार देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं, एडी चोटी का दम लगाया जा रहा है और अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों का नामांकन, दुर्ग में विजय बघेल अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त की क्या कुछ तस्वीर है? जी देखिए, नामांकन जो है आज छत्तीसगढ़ में जो है रायपुर लोकसभा सीट और दुर्ग लोकसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिसमें आपको बता दूं कि रायपुर लोकसभा सीट से अब बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल जो है प्रत्याशी है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के विकास उपाध्याय है जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। वही अगर दुर्ग की बात की जाए तो दुर्ग में विजय बघेल जो मौजूदा सांसद है वहां बीजेपी से। इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस की तो राजेंद्र साहू, उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया, जिसमें तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेसी वो शामिल हुए। इसके अलावा अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी में स्वयं विष्णुदेव साय जो है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, वो वहां मौजूद है नामांकन रैली में और बड़ा रोड शो भी किया गया है। जी और जयदास, जिस तरह से आप रोड शो हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ की जनता है, विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए थे, जो तमाम राजनीतिक दल हैं उसे सेमीफाइनल कह रहे थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो सरकार थी वो चली गई और बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गई और ऐसे में लोकसभा चुनाव सभी 11 सीटों पर बीजेपी की जीत के दावे। और वहीं कांग्रेस का कहना है कि जनता ये दिखा देगी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ी जीत दर्ज करानी है। जनता ये तस्वीरें लोकसभा चुनाव में साफ करेगी। आप ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद रहते हैं, तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं, हालात क्या कुछ कहते हैं और जो छत्तीसगढ़ की जनता है उनका क्या कुछ कहना है? जी देखिए, अभी जिस तरीके से नामांकन रैली में तमाम जो शक्ति प्रदर्शन चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे कांग्रेस की तरफ से किया गया है, वही आपको यह भी बता दूं जिसमें पार्टी के कई नेता जो है शामिल हुए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उनके कार्यकर्ता जो है हजारों की संख्या में वहां मौजूद है जो शक्ति प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नामांकन रैली में जाते समय जो है निर्वाचन जब नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो वहां सिर्फ 5 व्यक्तियों को ही अंदर प्रवेश किया जा रहा है। बाकी जो है नामांकन रैली के लिए पूरे रोड में जो है जो उनके कार्यकर्ता है, चाहे बीजेपी की बात की जाए कांग्रेस की, दोनों के जो समर्थक है वो नामांकन रैली में अपने जो प्रत्याशी है उनको सपोर्ट करते हुए, उनको समर्थन में देते हुए जो है नामांकन रैली में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। इस बार के जो लोकसभा चुनाव है वो छत्तीसगढ़ में चाहे रायपुर की बात हो, चाहे राजनांदगांव की बात हो, चाहे दुर्ग की बात हो। अगर राजनांदगांव की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट
राजनांदगांव लोकसभा सीट को माना जा रहा है। अगर रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में भी जो युवा नेता है कांग्रेस के विकास उपाध्याय उनको टिकट मिला है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपने अपने लोगों को लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए या फिर अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। दोनों ही पार्टी के नेता, दोनों ही दल पूरी तरह से एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।